जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही कमाल करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन दिल्ली गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के द्वारा 2012 में लिया गया था। ओरिजिनल पेपर है। इससे हमें प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने सिलेबस जारी नहीं किया है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से पार्ट है एग्जाम में शामिल किए जाएंगे। तो देखिए, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न फॉर प्रिंसिपल पोस्ट इन दिल्ली गवर्नमेंट हेल्ड बाय यूपीएससी। तो शुरू करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, एन एनजीओ ऑफ नेशनल रेप्यूट एंगेज्ड इन द एजुकेशन ऑफ स्पेशली एबल चिल्ड्रन इज डिजायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर becoming an accredited institution of National Institute of Open Schooling NIOS. It is advised that it must meet the following criteria. First, it should be availing grant from the government for its educational and philanthropic activities. Second, it should have recognition and accreditation with the Rehabilitation Council of India for running training programs and allied services in its area of speciality. Third, it should have reservation in admission for scheduled caste, scheduled tribes and OBC children. Fourth, its annual income accounts for the preceding 3 years should show net profit. Which of the above criteria are relevant for the purpose of accreditation? Options हैं: A फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी थर्ड एंड फोर्थ ओनली, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका हिंदी वर्जन देखिए। विशिष्टता है, योग्य बच्चों की शिक्षा में लगा कोई राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एनजीओ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस का प्रत्यायित संस्थान बनने हेतु आवेदन करने का इच्छुक है। ये सलाह दी गई है कि इसे निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे। इसे अपने शैक्षणिक और परोपकारी कार्यकलाप के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होना चाहिए। सेकंड, इसे अपनी विशेषता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहबद्ध सेवाएं चलाने के लिए भारत के पुनर्वास परिषद से मान्यता एवं प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी बच्चों के लिए प्रवेश में आरक्षण होना चाहिए। और चौथा है, इसकी पिछले लगातार 3 वर्षों की वार्षिक लेखाओं में निवल लाभ प्रदर्शित होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? इसका सही ऑप्शन है ए, फर्स्ट एंड सेकंड। इसे अपने शैक्षणिक और परोपकारी कार्यकलाप के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होना चाहिए और साथ में इसे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहबद्ध सेवाएं चलाने के लिए भारत के पुनर्वास परिषद से मान्यता एवं प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द क्लेम्स फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस शैल नॉर्मली बी नॉट एंटरटेन्ड इफ नॉट प्रिफर्ड विद इन द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ए 12 months, बी 6 months, सी 3 months, डी 1 month। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे इलाज पूरा करने की तिथि के पश्चात निम्नलिखित कितनी अवधि के बाद सामान्यतः स्वीकार नहीं किए जाएंगे? ए 12 months, 6 months, 3 months एंड 1 month। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी 3 months। फ्रेंड्स, ये 2012 में पूछा गया था और 7th पे कमीशन में कंडीशंस है वो बदल गई है। अभी 6 महीने कर दिए गए हैं। इलाज के पूरा होने के बाद में 6 महीने तक बिल सबमिट कर सकते हैं। इसी तरीके के मेडिकल असिस्टेंस और सीजीएचएस सीएसएमए क्लेम के लिए मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर देखिए और अपने आप को अपडेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंड्स ए प्रपोजल टू द मैनेजमेंट फॉर ऑफिस ऑटोमेशन टू बी इंट्रोड्यूस इन द इंस्टीट्यूशन। ही गिव्स द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, इट विल फैसिलिटेट फास्टर processing and delivery of information. Second, it will lead to higher efficiency and productivity. Third, it will help the faculty to be linked with others on social network site. Fourth, it helps in accurate analysis of facts and figures.
किसी शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य ने अपने प्रबंधन को संस्थान में कार्यालय स्वचालन आरंभ करने का प्रस्ताव भेजा है। उसने निम्नलिखित कारण दिए हैं। पहला, ये सूचना के अधिक द्रुत प्रक्रमण और प्रदाय में सहायक होगा। इसे दक्षता व उत्पादकता में और वृद्धि होगी। ये संकाय को अन्य लोगों के साथ सामाजिक नेटवर्क साइटों के माध्यम से जोड़ने में सहायक होगा। और चौथा है, ये तथ्यों व आंकड़ों के यथार्थ विश्लेषण में सहायक होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सभी। तो इसका सही उत्तर है बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। मतलब इट विल फैसिलिटेट फास्टर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, इट विल लीड टू हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और फोर्थ है इट हेल्प्स इन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, द फंड authorized by the principal of an educational institution to be retained by the head of the finance department for meeting day-to-day contingent expenditure of the institution is called, first the interest, B the rolling fund, C the emergency fund, D the consolidated fund। मतलब किसी शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा वित्त विभाग के प्रमुख को संस्थान के दैनंदिन आकस्मिक व्यय पूरे करने हेतु रखने के लिए प्राधिकृत की गई निधि को क्या कहा जाता है? ए अग्रदाय, बी चल रोलिंग निधि, सी आपात निधि, और डी संचित निधि। तो ये प्रिंसिपल पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ में जीएफआर से भी संबंध रखता है। मेरे चैनल पर जीएफआर भी अवेलेबल है, आप देखिए, अपने सिलेक्शन को श्योर करिए। ऑप्शन हो गया ए अग्रदाय कहेंगे, इसको इंटरेस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट इश्यूज ए कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर फॉर पीरियोडिकल वीडिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड्स stating the following reasons. First, there would be no incriminating evidence against the institution in any inquiry. Second, records management would be efficient. C. Third, cost of maintenance of records is kept to the minimum. Fourth, the auditors need not be burdened with unduly large number of records. मतलब है किसी शिक्षा संस्थान में अभिलेख प्रबंधन का प्रभारी अधिकारी अभिलेखों की आवधिक छटाई का गोपनीय आदेश निम्नलिखित कारण देते हुए निकालता है। पहला, किसी भी जांच में संस्थान के विरुद्ध अपराध में फंसाने का कोई साक्ष्य नहीं होगा। दूसरा, अभिलेख प्रबंधन दक्ष होगा। तीसरा, अभिलेखों के रखरखाव की लागत न्यूनतम रहेगी। चौथा, लेखा परीक्षकों पर अभिलेखों की अधिक संख्या का अनुचित भार नहीं होगा। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है वो शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से कारण कंसीडर करने चाहिए? ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, दूसरा और तीसरा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट वुड बी एफिशिएंट और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज केप्ट टू द मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statements. The term family for the purpose of the Central Services Medical Attendance Rules 1944 includes: first, dependent parents; second, son beyond 25 years of age; third, dependent widowed daughter; fourth, married daughter. Which of these statements are correct? मतलब क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1944 के प्रयोजन के लिए शब्द परिवार में सम्मिलित हैं। फर्स्ट, आश्रित माता पिता; सेकंड, 25 वर्ष से अधिक वय का पुत्र; थर्ड, आश्रित विधवा पुत्री; और चौथा है विवाहित पुत्री। इनमें से फैमिली में कौन शामिल होगा? इसका सही उत्तर है पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। सही उत्तर है इसका सी, पहला और तीसरा। डिपेंडेंट पेरेंट फैमिली में शामिल होंगे और डिपेंडेंट विडोड डॉटर, क्योंकि जो डॉटर है उसकी बच्ची है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 7, ए स्टैंडिंग
Guard file refers to a cover file to protect the confidentiality of a secret file. B. A standard format of file in cases where repetitive types of notings are to be recorded. C. A file containing summary of policy decisions, copies of important policy related orders and model terms of communication. D. A separate file opened when the original file comes bulky and voluminous. मतलब है स्थायी गार्ड फाइल किसे निर्दिष्ट करती है? एक आवरण फाइल जो गुप्त फाइल की गोपनीयता की रक्षा करती है ऐसे मामलों में जहां पुनरावर्ती प्रकार की टिप्पणियां अभिलेखित होनी हो। फाइल का मानक प्रारूप। तीसरा, एक फाइल जिसमें नीति निर्णयों के सारांश, महत्वपूर्ण नीति से संबंधित आदेशों की प्रतियां एवं संप्रेषण के निर्देश पदों का समावेश हो। और चौथा है खोली गई नई फाइल जब मूल फाइल भारी एवं वृद्धकार हो गई हो। क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और इसमें ऑफिशियल नॉलेज है वो होना जरूरी होता है। टीचिंग के साथ में ऑफिस प्रोसीजरल मेथड है, ऑफिस प्रोसीजर्स है, वो सभी पता होने चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सही ऑप्शन क्या है इसका? सी। A file containing summary of policy decisions, copies of important policy related orders and model terms of communication, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग गार्ड फाइल। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A teacher is habitually coming late in the school. What disciplinary action can be taken against him her by the principal? पहला है the teacher can be dismissed from the school. Second, the pay of the teacher could be deducted. Third, a so cause notice for disciplinary action can be issued to the teacher. Fourth, a complaint could be filed against the teacher to higher authorities. हिंदी अर्थ है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई शिक्षक आदतन विद्यालय में विलंब से आता है, प्रधानाचार्य उसके विरुद्ध कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है? पहला, शिक्षक को विद्यालय से बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षक के वेतन में कटौती की जा सकती है। तीसरा, शिक्षक को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। और चौथा है, शिक्षक के विरुद्ध उच्च अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो कौन से ऑप्शन है वो सही है? प्राचार्य के रूप में क्या निर्णय होने चाहिए हैबिचुअल लेट आने वाले शिक्षक के खिलाफ? ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। सी, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। डी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इसका सही उत्तर है सी, तीसरा और चौथा। ए सो कॉज नोटिस फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी इश्यूड टू द टीचर। और चौथा है कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट द टीचर टू हायर अथॉरिटीज। प्रिंसिपल है वो डिसमिस नहीं कर सकता और पे भी नहीं काट सकता है। तो ये दो एक्शन है वो किए जा सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन issues a written order stating the various reasons for retaining office records. The order mentioned the following reasons. First, to ensure continuity in administration. Second, to ensure impartial treatment to all. Third, to avoid ragging. Fourth, for fixing responsibility in case of any lapses. किसी शिक्षा संस्थान का प्रधानाचार्य कार्यालय अभिलेखों को रखने के लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश जारी करता है। आदेश में निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, सभी के लिए निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा, रैगिंग के परिहार के लिए। चौथा, किसी भी चूक के मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए। विच ऑफ द अबव रीजंस आर वैलिड? कौन कौन से रीजन सही है, वैलिड है? ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। सी, सेकंड थर्ड फोर्थ। डी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, पहला, दूसरा और चौथा। टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, टू एंश्योर इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू ऑल, और फोर्थ है फॉर फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी लैप्स। रैगिंग का इससे कोई संबंध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, ए सैंक्शन टू एन एडवांस और नॉन रिफंडेबल पार्ट विथड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड
unless renewed lapses on the expiry of A 3 months, B 12 months, C 6 months, D 9 months। भविष्य निधि से अग्रिम या अप्रतिदेय अंश के आहरण की संस्वीकृति जब तक कि नवीकृत ना हो कितनी अवधि की समाप्ति के बाद व्यपगत हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ए 3 महीने के बाद में। प्रोविडेंट फंड रूल्स है वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लीज आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और सर्विस रूल से एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ में एकेडमिक पार्ट है वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में सारे प्रिंसिपल एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विशेष टू इंट्रोड्यूस ऑफिस automation for greater functional efficiency and identifies the following areas as amenable for automation. First, storage and retrieval of information. Second, processing and delivery of information. Third, document creation and duplication. Fourth, faster communication. Which of the above areas may be considered as amenable to automation? कोई शिक्षा संस्थान कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यालय स्वचालन प्रारंभ करना चाहता है और निम्नलिखित क्षेत्रों को स्वचालन के लिए परीक्षणीय मानता है। पहला, सूचनाओं का संग्रहण तथा पुनः प्राप्ति। दूसरा, सूचनाओं का प्रक्रमण तथा प्रदाय। तीसरा, दस्तावेज निर्माण तथा अनुलिपिकरण। चौथा है द्रुततर संप्रेषण। उपरोक्त में से कौन क्षेत्र स्वचालन के लिए परीक्षणीय समझे जा सकते हैं? कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए? इसका सही उत्तर है डी, सभी होने चाहिए। सूचनाओं का संग्रहण तथा पुनः प्राप्ति, सूचनाओं का प्रक्रमण, प्रदाय, तीसरा दस्तावेज निर्माण और अनुलिपिकरण, और द्रुततर संप्रेषण के लिए कार्यालय स्वचालन प्रारंभ करने के लिए सभी पॉइंट है वो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, लीव ट्रेवल कंसेशन क्लेम इन केस नो एडवांस हैज बीन ड्रॉन स्टैंड्स फॉरफिटेड इफ द क्लेम इज नॉट सबमिटेड विद इन फर्स्ट a month from the date of completion of return journey. Option first, 1 month from the date of completion of return journey. B, 12 months from the date of completion of return journey. C, 6 months from the date of completion of return journey. और D, 3 months from the date of completion of return journey। मतलब है छुट्टी, यात्रा, रियायत, दावा जबकि कोई अग्रिम न लिया गया हो कितने समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करने पर जब्त माना जाता है? वापसी यात्रा पूरी करने की तिथि से 1 माह, वापसी यात्रा पूरी करने की तिथि से 12 माह, वापसी यात्रा पूरी करने की तिथि से 6 माह और वापसी यात्रा पूरी करने की तिथि से 3 माह। तो जीएफआर 2017 के अनुसार 2 महीने का समय दिया गया है। कई जगह पर रेफरेंस बुक में 3 महीने दिया गया है, तो 2 महीने है वो उसके अंदर ही क्लेम सबमिट कर देना चाहिए। एलटीसी रूल्स के लिए भी मेरे चैनल पर जाइए और प्रिपेयर करिए अपने आप को। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है जो 2012 में 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ था, साथ में जीएफआर 2005 लागू था, 17 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इंक्लूड्स first, physical contact and advances. B, sexually colored remarks. C, going out to see movies after office hours. D, showing pornography। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न में क्या सम्मिलित है? A, शारीरिक संपर्क में पहल करना। B, यौन भावना वाली अभियुक्ति करना। C, कार्यालय समय पश्चात चित्रपट देखने जाना। और डी, अश्लील सामग्री दिखाना। सही उत्तर है इसका सी, कार्यालय समय पश्चात चित्रपट देखने जाना सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता है। सीसीए रूल्स पर भी स्टडी मटेरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाइल सीकिंग एडमिशन इन ए स्कूल ए चाइल्ड मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स along with the application. First, proof regarding date of birth. Second, in case of transfer from one school to another school, leaving certificate from previous school.
थर्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। फोर्थ, कॉपी ऑफ पैन कार्ड इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू हिज हर पेरेंट। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। एडमिशन के समय इनमें से क्या सही नहीं है, क्या चीज जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी विद्यालय में दाखिला लेते समय बच्चे को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र जमा करने चाहिए। पहला, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र। दूसरा, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण के मामले में पूर्ववर्ती विद्यालय से विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। तीसरा, निवास का प्रमाण पत्र। और चौथा, उसके माता पिता का आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड आदि की प्रति। तो कौन सा कथन सही नहीं है एडमिशन के टाइम पर? बी, केवल चौथा सही नहीं है। जन्म तिथि है वो भी मांगते हैं, और टीसी चाहिए होती है, और साथ में रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो भी मांगा जाता है। Question number 15. The management of an educational institution has decided that loans may be provided for specified purposes to the faculty members, subject to the conditions laid down in the General Financial Rules of the Government of India, on which basis among the following will interest be calculated on a loan taken by a faculty member for purchase of a motor vehicle. Option A, interest will be charged for the day of payment but not for the day of repayment. B, interest will be charged both for the day of payment and day of repayment. C, interest will be charged from day of payment to the date of repayment, rounding up the number of days to the nearest 10 days. D, interest will be charged from date of payment to the last day of the month in which repayment is made. किसी शिक्षा संस्थान के प्रबंधन ने यह निश्चय किया है कि भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों की शर्तों के अधीन संकाय सदस्यों को विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु ऋण दिए जा सकते हैं। किसी संकाय सदस्य द्वारा मोटर वाहन क्रय के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज की गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाएगी? ए, ब्याज भुगतान किए जाने वाले दिवस के लिए, न कि पुनर्भुगतान के दिवस के लिए प्रभावित होगा। बी, ब्याज भुगतान किए जाने वाले दिवस एवं पुनर्भुगतान किए जाने वाले दिवस दोनों के लिए प्रभावित होगा। सी, भुगतान की तिथि से पुनर्भुगतान की तिथि तक दिनों की संख्या को निकटतम 10 दिवसों में पूर्ण बताते हुए ब्याज प्रभावित होगा। और डी, भुगतान की तिथि से लेकर जिस माह में पुनर्भुगतान किया गया है उस माह के अंतिम दिवस तक ब्याज प्रभावित होगा। डियर फ्रेंड्स, मोटर व्हीकल के लिए एडवांस है वो 7th पे कमीशन में बंद कर दिया गया है, परंतु आंसर देख लीजिए क्या होना चाहिए। ए, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर द डे ऑफ पेमेंट बट नॉट फॉर द डे ऑफ रीपेमेंट। जो एडवांसेज हैं वो सिर्फ दो ही हैं कंप्यूटर के लिए, दूसरा है हाउस बिल्डिंग एडवांसेज। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ओमिशंस कैनॉट बी टर्म्ड एज मिसकंडक्ट इनवाइटिंग डिसिप्लिनरी एक्शन? A, habitual late attendance in office. B, neglect of work or duty. C, picking up a quarrel with a neighbor. D, conviction by a criminal court. निम्नलिखित में से कौन कृत्य चूक ऐसे कदाचार नहीं माने जा सकते जिन पर अनुशासनिक कार्रवाई हो? A, कार्यालय में आदतन विलंब से उपस्थिति। B, कार्य अथवा कर्तव्य की उपेक्षा। C, पड़ोसी के साथ झगड़ा करना। और D, आपराधिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीसीए सीसीएस रूल्स से। ऑप्शन सी, पड़ोसी के साथ झगड़ा करना ऐसा कदाचार नहीं है जिसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए टेबल दिया गया है। डायरेक्शन सुनिए। डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो, सब्जेक्ट ओवर द ईयर्स आर गिवन बिलो। यहाँ ईयर है और यहाँ सब्जेक्ट में मार्क्स दे रखे हैं। 2006 में हिस्ट्री आउट ऑफ 288 मार्क्स हैं, ज्योग्राफी में 46 हैं, मैथमेटिक्स में 94, साइंस में 98, इंग्लिश में 60। 2007 में 90, 35, 88, 120, 90, 8 में 100, 45, 112, 102, 66। 2009 में 120, 38, 96, 112, 45। 2010 में 124, 64, 80, 96, 57। 2011 में 130, 62, 98, 110 एंड 75। तो क्वेश्चन है इस टेबल पर बेस्ड है।
डाटा एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज द सेम इन 2007? ऑप्शन ए साइंस इंग्लिश, बी इंग्लिश मैथमेटिक्स, सी साइंस ज्योग्राफी, डी ज्योग्राफी मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से किन विषयों का औसत प्राप्तांक प्रतिशत वर्ष 2007 में समान था? इसका सही उत्तर है ए विज्ञान और अंग्रेजी के लिए। इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश इन द ईयर 2011 in comparison to the year 2006? A 20%, B 10%, C 25%, D none of the above। तो सही उत्तर है इसका C 25%। 2006 से 2011 में क्या एवरेज है वो इंक्रीज हो गया इंग्लिश के लिए। क्वेश्चन नंबर 19। इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज देयर ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स over the given years? A geography, B mathematics, C history। निम्नलिखित में से किस एक विषय के औसत प्राप्तांकों में दिए गए वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है? आप टेबल ऑब्जर्व करके टेबल को एनालिसिस करके बता सकते हैं इसका उत्तर सही है इतिहास में। आप हिस्ट्री में देख सकते हैं लगातार मार्क्स हैं वो बढ़ रहे हैं 88, 90, 100, 120, 124, 130। तो डाटा एनालिसिस पर क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको रीजनिंग बोल सकते हैं या मैथमेटिक्स ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20। द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 420 इज ए 24, बी 16, सी 20, डी 25। 420 के भाजकों की संख्या क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया मैथमेटिक्स का, सही उत्तर है 24। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं क्वेश्चन पेपर के। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको लेकर आया हूं। कई सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किए थे कि प्रिंसिपल एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इस पेपर को देख करके आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर है किस तरीके का आएगा। प्रिंसिपल पोस्ट और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जरूर जाइए, वहां पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं लेकर के आ रहा हूं आपको एक जगह पर सारे सिलेबस रिलेटेड कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।